नमस्कार दोस्तों, ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है जो कि 1990 से 2022 तक के इसमें प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं और ये राज्य सेवा परीक्षा और केंद्रीय परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए प्राचीन भारत का इतिहास से इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था। ठीक है। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था पशुपालन? ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। ठीक है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागौर भीलवाड़ा से मिले हैं। ठीक है। अगला है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है कहाँ पे? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे? होशंगाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं मैदाह से और सराय नाहर राय से, दोनों से। मध्य पाषाणकालीन मैदाह से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मैदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। ठीक है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दोनों से, सराय नाहर से और मैदाह से। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण सराय नाहर राय और मैदाह दोनों से। अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? ये दमदमा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये दमदमा से। तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, मैदाह और दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला है, खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। कृषि कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही है समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। अगला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, ये कहाँ पे है? होशंगाबाद में, नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को की गई थी। तो इसके कौन है? अरुण सोनकिया है। ठीक है। अगला है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? हम पढ़ चुके हैं, नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई।
अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के क्षेत्र देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाए जाने लगा। लेकिन पहली फसल जो मानी जाती है वो हमारी क्या मानी जाती है? जौ ही मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोहरा द्वीप से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन सा था? मेहरगढ़। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडेहवा था। ये जो कृषि साक्ष्य वाला है वो मेहरगढ़ है, और जो चावल के साक्ष्य वाला है वो है कोलडेहवा। इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, जहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प सही होगा, परंतु लोहरा देव के विकल्प ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोलडेवा से, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी पढ़ा है हम लोगों ने, मेहरगढ़ में। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये भी मेहरगढ़ ही है आंसर इसका। दिए गए विकल्प प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। कालीबंगा कितनी है? 3500 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो किस में मिलते हैं? बागौर में मिलते हैं। बागौर में प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले हैं पशुपालन के। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, कैलकोलिथिक। ठीक है। अगला है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये बात सही है। इसके बाद धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था और यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं, ये तीनों सही हैं। 134 आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे, जो वे गेहूँ, जौ, चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम तांबती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसमें सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर। निम्न में से किस एक पुरापाषाणिक स्थल में
पाषाण संस्कृति लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया है? ये कहाँ पे है नबदा टोली? ये एमपी में है। यहाँ इसका उत्खनन किया है बीएस वांकड़कर, नहीं सॉरी, इसके एच डी सांकलिया ने किया है इसका उत्खनन। और ये जो वाकड़कर हैं ये उसके हैं भीमबाटिका के। नबदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणी ग्राम स्थल है। इसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला है नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाणिक युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों का जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं और मेहराव। राब का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू से संबंधित है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबाटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबाटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबाटिका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग रूप से उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। अगला है निम्न में से कौन स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा था? ये भीमबाटिका ही है। अगला है भीमबाटिका की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये है अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला है भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबाटिका से। निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबाटिका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो अभी मैंने बताया था बीएस वाकड़कर। ये है भीमबाटिका गुफा के। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबाटिका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बीएस वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबाटिका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबाटिका को किसने खोजा था? तो कौन है? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। अगला है गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। इसका नामकरण क्या हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था इसका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, वहीं इसका नामकरण हुआ। तो किसने इसका गैरिक मृदभांड का? बीबी लाल। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कैसे दफनाते थे? ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों के घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ? तो ये बुरझों में। ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरझोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास भी यहाँ का प्रमुख विशेषता है। निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुरझोम से। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गर्तावास के साक्ष्य भी बुरझोम से मिले हैं। ठीक है,
अगला है ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण बताना है। तो बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर नहीं, बुर्जहोम क्या है, गर्त आवास है उसमें। और चंद्रकेतुगढ़, तो चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है। ये चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, या पश्चिम बंगाल में, सॉरी। गणेश्वर, गणेश्वर है राजस्थान में, यहाँ पे ताम्र कलाकृतियाँ हैं। तो कौन कौन सा होगा, 2 और 3 सही है, बाकी 1 है। तो 2 और 3 ये दोनों सही होंगे, ठीक है। अगला है बुर्जहोम, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास की साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कौन सा डी सही था। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो किससे मिले हैं, लेखैया से मिले हैं। लेखैया से क्या मिले हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। डॉक्टर जी.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं, अधिकांश छत बिछत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगी लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, तो बिल्कुल किया था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ये भी सही है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, ए होगा इसका। अगला है, इसके वो कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल में अंत में सूखे कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो यह है संस्कृति का। ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 तक रहे हैं। को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ये 42 क्वेश्चन का भी हो गया है, बाकी का अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।